हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम उपभोग फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले उपभोग फलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियो में हम निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, जीवन चक्र परिकल्पना और स्थायी आय परिकल्पना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम सीधे वीडियो पर चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं उपभोग फलन। तो उपभोग तथा राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। उपभोग तथा राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। और उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? आय के विभिन्न स्तरों पर किया गया व्यय, आय के विभिन्न स्तरों पर किया गया व्यय उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है, या उपभोग व आय का अनुपात उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। जिस आय स्तर पर उपभोग बराबर आय होता है, जिस आय स्तर पर उपभोग और आय बराबर हो जाते हैं उसे अंतराल शून्य बिंदु कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। किन्स का उपभोग फलन। अब हम पढ़ते हैं किन्स का उपभोग फलन। किन्स का उपभोग फलन, ये किन्स के उपभोग फलन का सूत्र है y बराबर a प्लस बी वाई। अब देखिए किन्स के उपभोग फलन की क्या विशेषताएं हैं। तो किन्स ने अल्पकालीन और स्थैतिक उपभोग फलन की व्याख्या की। किन्स ने स्थैतिक व अल्पकालीन उपभोग फलन की व्याख्या की। दीर्घकालीन उपभोग फलन की व्याख्या किन्स ने नहीं की। और दूसरा है आय बढ़ने पर क्या होता है, उपभोग भी बढ़ता है, पर आय में वृद्धि से कम बढ़ता है। यानी आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है। आय बढ़ने पर उपभोग कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन आय में जितनी वृद्धि होती है उससे कम वृद्धि होती है उपभोग में। तो तीसरा इसमें क्या विशेषता है कि उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। किन्स का उपभोग फलन उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है, जो मानता है कि उपभोग केवल आय पर निर्भर होता है। और देखते हैं कि किन्स के अनुसार उपभोग प्रवृत्ति की क्या विशेषताएं हैं। तो किन्स ने अल्पकालीन उपभोग फलन की व्याख्या की, और अल्पकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। एमपीसी स्थिर होती है, वह एपीसी से कम होती है। देखते हैं एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और दूसरा क्या है एपीसी। तो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या होती है, कम होती है। ये किस में होता है, अल्पकाल में। और अल्पकाल में हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। जबकि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, निरंतर गिरती हुई होती है। यह भी हमें ध्यान रखना है। और निर्धन व्यक्तियों की उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, धनी व्यक्तियों से अधिक होती है। और तीसरा है औसत उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि के साथ घटती है। ये मैंने अभी बताया कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। ये हमारी अल्पकालीन व्याख्या है, यह भी ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, कुल आय में परिवर्तन से कुल उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये हमारा सूत्र है C/Y। अब देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में क्या होती है, आय में वृद्धि होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है। ये मैंने पिछले पेज पर भी बताया था। तो अल्पकाल में हमारा वैसे उपभोग फलन का ये हमारा सूत्र है अल्पकालीन। तो हम पूरे सूत्र में y से भाग देने पर हमारा ये आता है, और अब यहाँ पर ये y से y कट जाएगा तो हमारे ये आगे आया। तो ये हमारा क्या है, एपीसी। एपीसी ये हमारा क्या है, एपीसी। ये हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति है C/Y। अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा y बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ये पूरा ओवरऑल मान क्या होगा, घटेगा। यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, हमारी घटेगी। और दूसरा दीर्घकाल में हमारा ये हमारा उपभोग फलन है। तो ये हमें y से भाग देने पर हमारा क्या आएगा, b आएगा।
तो यानी दीर्घकाल में औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, आय से स्वतंत्र होती और स्थिर होती। तो दीर्घकाल में हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती। तो हम एक बार वापस देख लेते हैं कि हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में तो ये होती है और दीर्घकाल में ये होती है। अब देखिए, अल्पकाल में हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, आय में वृद्धि के साथ घटती है, जबकि दीर्घकाल में हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है। और हम देखते हैं कि अल्पकाल में औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और इसमें ये जोड़ने पर हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति आती है। जबकि दीर्घकाल में औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में समझते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है, कुल उपभोग में परिवर्तन बटेवा कुल आय में परिवर्तन, और डेल्टा सी बटेवा डेल्टा वाई, ये हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है। अब देखिए, अल्पकाल में ये हमारा उपभोग फलन है और ये दीर्घकाल में। तो अल्पकाल में डेल्टा वाई बटेवा डेल्टा सी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हुई हमारी बी, और दीर्घकाल में डेल्टा सी बटेवा डेल्टा वी बराबर क्या हुआ बी। यानी अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी क्या होती है, स्थिर होती है। अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में स्थिर होती है और दोनों में बराबर होती है। अब देखिए, हमने यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की तुलना की, जो मैंने आपको एक बार तो पहले भी बता दिया है, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अल्पकाल में क्या होता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की तुलना में औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये मैंने पिछले वाले पेज पर भी बताया कि औसत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है, जबकि औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती हुई होती है। ये हमारी अल्पकाल में। जबकि दीर्घकाल में दोनों बराबर होती है और दोनों स्थिर होती है। ध्यान रखना, केंज ने केवल अल्पकाल की ही व्याख्या की, दीर्घकाल की व्याख्या केंज ने नहीं की। अब देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों का मान 0 से 1 के बीच होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग 1 होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग भी 1 होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी उपभोग फलन से संबंधित हमारी जानकारी हुई, और आगे के वीडियो में हम उपभोग से संबंधित परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।